We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या भारत के अंदर एक ऐसी फौज तैयार की जा रही थी जो नेपाल बंगाल की तरह सत्ता को चुनौती दे सके? क्या जेनजी का इस्तेमाल हथियार के तौर पर करने की प्लानिंग की जा रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नोएडा में हुए हिंसक प्रदर्शन के पीछे कोई बाहरी हाथ है? क्या इसके पीछे तख्ता पलट की साजिश चल रही है? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि नोएडा पुलिस के हाथ में 28 पन्नों की एक डायरी लगी है जिसमें कई सारे राज्य के साथ साथ कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं। नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। सरकार की रीति नीति विरोधी विचारधारा रखने वाले जेनजी को उपद्रवी अपने साथ जोड़कर स्लीपर सेल की तरह तैयार कर रहे थे। एक टीम एनसीआर समेत देश भर के जेनजी को चिन्हित कर रही थी, जबकि दूसरी टीम लीड की तरह इन जेनजी को अपने साथ जोड़ने में जुटी थी। ये सारे सबूत, साक्ष्य गिरफ्तार आरोपियों के बरामद सामान में से एक 28 पन्नों की डायरी में इस तरह के साक्ष्य मिले हैं। ये डायरी हिमांशु की बताई जा रही है और ये सब बातें नेपाल और बांग्लादेश की तरह जेनजी की फौज तैयार कर देश में बड़ा हंगामा करने की साजिश की ओर इशारा कर रही है। नोएडा पुलिस और जांच एजेंसी की जांच जारी है। हिमांशु की बात करें तो हिमांशु ने गिरफ्तार आरोपियों में शामिल है जिनके खिलाफ नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर संगठित अपराध और देश विरोधी साजिश के तहत कड़ी जांच चल रही है, कार्रवाइयां चल रही है। जांच एजेंसियां अब ये पता लगा रही है कि हिमांशु को इस काम के लिए फंडिंग कहां से मिल रही थी और उसके संपर्क में कौन बड़े लोग हैं, किन बड़े संगठनों या बाहरी ताकतों का हाथ है। 28 पेज की डायरी से खुलेंगे कई राज। सूत्रों की माने तो पुलिस को 28 पेज की डायरी में 18 से 20 नामों के बारे में जानकारी मिली है। ये जेन जी इंटरनेट मीडिया पर देश और सरकार विरोधी विचारधारा रखते हैं, कैंपस आदि में विरोधी भाषणबाजी करते हैं। उपद्रवियों की एक टीम इन पर काम करती है। इनसे संपर्क कर अपने संगठन की रीति नीतियों से अवगत कराया जाता है। इनको ब्रेन वॉश किया जाता है। भविष्य में स्लीपर सेल की तर्ज पर उपयोग किया जाता है। नोएडा पुलिस और जांच एजेंसी इस डायरी में दर्ज जानकारी के आधार पर आगे अपनी जांच बढ़ा रही है। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने बताया कि हिंसा में शामिल आरोपियों के खिलाफ जांच के आधार पर कार्रवाई की जा रही है, आगे एक्शन लिए जा रहे हैं। संगठित अपराध के साथ साथ अन्य पहलुओं पर भी जांच चल रही है। सफेद पोश अपराधियों का चेहरा। इस केस का सबसे डरावना पहलू यह है कि इसमें शामिल लोग कोई मामूली अपराधी नहीं है, बल्कि समाज के पढ़े लिखे तबके से आते हैं। पकड़े गए आरोपियों में कोई इंजीनियर है तो कोई पीएचडी कर रहा है और कोई इतिहास का एक्सपर्ट है तो कोई पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है। अधिवक्ता रजनीश यादव के मुताबिक रुपेश नाम का आरोपी खुद को ऑटो चालक बताता था, लेकिन असल में वो एक शातिर सोशल वर्कर बनकर जाल फैला रहा था। वहीं मनीषा नाम की लड़की गारमेंट फैक्ट्री में काम करती थी और सृष्टि नाइट की कलाकार है। इन सभी का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया जा रहा था ताकि किसी को शक ना हो और ये आसानी से युवाओं के बीच में अपनी पैठ बना सके। साजिश का तरीका समझिए। ये लोग दो अलग अलग विंग में काम कर रहे थे। पहली टीम का काम था इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ऐसे युवाओं को ढूंढना जो सिस्टम या सरकार के खिलाफ सख्त विचार रखते हों। इसके बाद दूसरी टीम लीडर बनकर उन युवाओं से संपर्क करती थी। उन्हें धीरे धीरे अपने साथ जोड़ा जाता, उनका ब्रेन वॉश किया जाता और आखिर में उन्हें स्लीपर सेल की तरह तैयार किया जाता था। यानी वो युवा समाज के बीच सामान्य बनकर रहेंगे, लेकिन आदेश मिलते ही सड़कों पर उतरकर हिंसा, उपद्रव शुरू कर देंगे, बवाल शुरू कर देंगे। पुलिस को मिली डायरी में ये साफ इशारा है कि ये पूरा मॉडल बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में हुए हालिया
आंदोलन प्रोटेस्ट से प्रेरित था। वहां जिस तरह से युवाओं की भीड़ ने सड़कों पर उतरकर सत्ता का तख्ता पलट कर दिया, ठीक वैसे ही फौज भारत में खड़ी करने की कोशिश हो रही थी। इतना ही नहीं, डायरी में करीब 20 ऐसे नाम दर्ज हैं जो इंटरनेट मीडिया पर देश विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर हैं। ये लोग यूनिवर्सिटी कैंपसों में जाकर भड़काऊ भाषण देते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अपने जाल में फंसा सके। नोएडा पुलिस और देश की बड़ी जांच एजेंसियां अब उन नामों की तलाश में जुटी हुई है जिनका जिक्र इस डायरी के पन्नों में दर्ज है। जेनजी कर चुके हैं सत्ता परिवर्तन। जेनजी बांग्लादेश और श्रीलंका से लेकर नेपाल तक में सत्ता परिवर्तन करवा चुके हैं। जनरेशन जी का मतलब 1997 और 2012 के बीच पैदा हुई पीढ़ी से है। इन्हें इंटरनेट और इंटरनेट मीडिया के साथ साथ आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बड़ी हुई पहली पीढ़ी माना जाता है। वहीं मामले की बात की जाए तो पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने साफ कर दिया है कि ये एक संगठित अपराध है और इसकी जांच के तार बहुत दूर तक जा सकते हैं। अब सवाल है, क्या हमारे देश का युवा इतना कमजोर है कि उसे चंद लोग भड़काकर देश के ही खिलाफ खड़ा कर सके? इस 28 पन्नों की डायरी ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं और आने वाले दिनों में कई बड़ी गिरफ्तारियां भी संभव मानी जा रही हैं। नोएडा पुलिस को मिली ये 28 पन्नों की डायरी महज एक नोटबुक नहीं है, बल्कि देश की जड़ों को खोखला करने वाली एक खतरनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा है। हिमांशु और उसके साथियों ने जिस तरह से नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की तर्ज पर देश की जेनजी यानी कि सबसे ऊर्जावान पीढ़ी को गुमराह करने का खाका खींचा, उसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। ये सोचना डरावना है कि समाज के पढ़े लिखे तबके, पीएचडी स्कॉलर, इंजीनियर और पत्रकार इस षड्यंत्र के पीछे मास्टरमाइंड बनकर काम कर रहे थे। इनका मकसद सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि उन मासूम युवाओं को स्लीपर सेल में तब्दील करना था जो आने वाले कल में भारत की पहचान बनने वाले हैं। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह की सख्ती और जांच एजेंसियों की मुस्तैदी ने फिलहाल एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया है, लेकिन डायरी में दर्ज वो 20 नाम अभी भी कहीं ना कहीं सक्रिय हो सकते हैं, एक्टिव हो सकते हैं। आने वाले दिनों में होने वाली गिरफ्तारियां इस साजिश के कई और जो पन्ने हैं उनको खोलेगी, कई और राज है जो उनको खोलेगी। उम्मीद है कि जो युवा है वो इनके जाल में ना फंसे। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।